This video is brought to you by Realme. Realme has sent me the latest remarkable device, Realme 8 Pro, with 108 megapixels ultra quad camera, 50 watt super dark charge, 6.4 inch super AMOLED full screen display, infinite bold design with AG crystal process, and a Snapdragon 720G chipset. Realme 8 Pro is a remarkable leap of technology and art towards awesomeness. 17 मिनट में 50% चार्जिंग या 108 megapixels की beast mode photography जैसे फीचर्स अपनी जगह, लेकिन the fact that this device is specially made for the ones who dare to leap inspires me the most. So thank you Realme for once again considering me and my community among the ones who dare to leap. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि हाउ मच यू गाइज अप्रिशिएट माई वर्क, और मुझे ये भी मालूम है कि मुझसे और मेरे काम से रिलेटेड आप लोगों के कई सवाल हैं। वैसे तो मुझे Q&A वीडियो 500 के सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन पर बनानी थी और आप लोगों से हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन लॉन्ग अवेटेड है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग 500 के माइलस्टोन तो कब का गुजर गया और मुझे कंटेंट बनाने से बिल्कुल फुर्सत नहीं मिली। लास्ट वीक इस चैनल और हमारी कम्युनिटी को अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो चुके हैं और इस मौके पर Realme, वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट ब्रांड्स, अप्रोच मी विद द आइडिया कि इट्स हाई टाइम आई शुड कनेक्ट विद यू गाइस एंड आंसर योर लॉन्ग awaited questions. So finally, without wasting any more time, let's get this started. अच्छा, तो पहला सवाल ये है कि what's your real name? यार, शहरम is actually my real name. It's not शारम, शहराम और शाहरूम. It's शहरम. शहरम बेसिकली एक पर्शियन नाम है जिसका मतलब है खुशियों का शहर। अच्छा, अगला सवाल है आप कहाँ से हैं और आपकी बर्थ प्लेस क्या है? तो यार, मेरी बर्थ प्लेस कोयटा है। मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अभी कोयटा से हैं। मेरा बचपन कराची में गुजरा है और करंटली मैं इस्लामाबाद में रह रहा हूँ। अगला सवाल जो बहुत ज्यादा देखने को मुझे मिला है वो ये है कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है और यूट्यूब के अलावा आप क्या करते हो? तो यार, आई ग्रेजुएटेड एज एन एरोस्पेस इंजीनियर और उसके बाद मैंने 3 साल जॉब की। करंटली मैं एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ और यूट्यूब मेरे इस पैशन प्रोजेक्ट का इनिशियल हिस्सा है। आगे इंशाल्लाह और बहुत सारे प्लान्स हैं जो सही वक्त आने पर आपसे शेयर करूंगा। इसके अलावा एक सवाल जो सबसे ज्यादा मुझसे पूछा जाता है वो ये है, व्हाई डू यू हाइड योर फेस? यानी आप अपनी शक्ल क्यों नहीं दिखाते? अच्छा, तो इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला रीजन तो ये कि कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में लोगों और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस फॉर मी, क्योंकि उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को मैं अपनी स्क्रिप्ट्स में रिफ्लेक्ट कर रहा होता हूँ। दुकानदार, लोकल बस के मुसाफिर, सड़क पे खेलते बच्चे, पड़ोसी, चाय ढाबों पे लोग एक्सेट्रा, मैं इन सबको ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ और इन्हीं लोगों और सराउंडिंग से ही मुझे कंटेंट मिल रहा होता है। अगर मैं अपनी शक्ल रिवील कर दूंगा और यही सब लोग मुझे पहचानने लग जाएंगे तो सबसे बड़ा मसला ये होगा कि जब मैं इन लोगों के दरमियान हूँ तो ये लोग मुझे पहचान जाएंगे और अपनी नेचुरल फॉर्म में नहीं होंगे, यानी मेरी ऑब्जर्वेशन को जो पूरा प्रोसेस है वो ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जब मैं लोगों को ऑब्जर्व ही नहीं कर पाऊंगा तो मेरी स्क्रिप्ट में से रिलेटेबिलिटी का फैक्टर भी कम होता जाएगा, यानी इन शॉर्ट अभी जो मजा आ रहा है वो मजा नहीं आएगा। सेकंड रीजन कि मुझे अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे फेम बुरा लगता है, एक हद तक फेम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन बात यह है कि मुझे अपनी प्राइवेट अंडरग्राउंड लाइफ फेम से भी ज्यादा अच्छी लगती है। और वैसे भी एक बार अगर फेस रिवील कर दिया तो फिर फेम इरिवर्सिबल होगा। अगला सवाल जो मुझसे पूछा है वो ये है कि डू यू थिंक स्टेइंग एनोनिमस हैज हैड एन इंपैक्ट ऑन योर ब्रांड एंड वर्क? यानी क्या शक्ल छुपाने का मेरे काम पर कोई इंपैक्ट पड़ा है? तो इसका जवाब है यस। कई ब्रांड डील्स, खास तौर पे इंस्टाग्राम की ब्रांड डील्स, आर डेडिकेटेड ऑन फेस वैल्यू। यहाँ पर मैं मार खा जाता हूँ। ऐसा कई बार होता है कि कई अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं जहाँ पर मैं अच्छी खासी कमाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि लॉस वक्ती है। ऑल ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैं यही चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस मुझे मेरे काम की वजह से और मेरे आर्ट की वजह से जाने, और एक तरह से फेस रिवील ना करने का मेरे ब्रांड पे फायदा भी यही है कि इस वक्त मार्केट में सब मुझे मेरे काम की वजह से ही जानते हैं। मेरी शक्ल और पर्सनल डिटेल्स मैंने कहीं पे शेयर ही नहीं की होती। फिर एक सवाल जो बहुत ज्यादा किया गया है वो ये है कि डू यू हैव अ टीम? क्या आप अकेले काम करते हो? क्या ये आवाजें आप खुद निकालते हो? तो यार, जवाब ये है कि मेरे पास कोई टीम नहीं है। फिलहाल मैं अकेले ही काम कर रहा हूँ। सो आई डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। कॉन्सेप्ट, स्क्रिप्ट राइटिंग, कैरेक्टर डिजाइन, वॉइस एक्टिंग, एनिमेशन सब खुद ही कर रहा होता हूँ। और वॉइस एक्टिंग में भी कोई वॉइस चेंजर यूज नहीं कर रहा होता। ये जितनी आवाजें हैं हाजी साहब की या दबीर की या जितने भी बाकी कैरेक्टर्स हैं, इन सबकी आवाजें मैं खुद ही निकाल रहा होता हूँ। फिर एक सवाल ये है कि डू यू लव कॉमिक्स? इफ यस, हु इज योर फेवरेट कॉमिक आर्टिस्ट? तो यार यस, आई लव कॉमिक्स। बचपन में मैंने बहुत पढ़े हैं कॉमिक्स और मोस्टली मार्वल कॉमिक्स ही पढ़े हैं, और फेवरेट कॉमिक आर्टिस्ट में से स्टैन ली और स्टीव डिट्को। फिर अगला एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये है कि आप इतनी देर से वीडियो अपलोड क्यों करते हो? तो यार, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये एनिमेशंस जो मैं अपलोड करता हूँ ये सारी हैंड ड्रॉन होती हैं। 24 फ्रेम्स पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 24 फ्रेम्स। नॉर्मली जब एक वीडियो खत्म होती है तो उस वीडियो में फाइनली 16,000 से ऊपर फ्रेम्स होते हैं। अब ये सारी तस्वीरें मैं हाथ से खुद बना रहा होता हूँ। फिर उसके अलावा स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, कॉन्सेप्ट बनाना है, वॉइस एक्टिंग करनी है, फिर वॉइस एक्टिंग के अलावा साउंड एडिटिंग करनी है। तो ये सारी चीजें मैं क्योंकि अकेले कर रहा होता हूँ, इस वजह से मुझे इस पे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। लोगों के नॉर्मल वर्क आवर्स 8 घंटे के होते हैं, मैं दिन में 12 से 13 घंटे काम कर रहा होता हूँ और लगातार
लगातार 7 डेज अ वीक काम कर रहा होता हूँ। बस इसी वजह से मेरी वीडियो आने में देर हो जाती है। तो आप लोग के जब कमेंट्स आते हैं ना कि शुक्र है शहरम को अपने यूट्यूब का पासवर्ड याद आया, तो ऐसा नहीं है। मैं इतने दिन वो जो गायब हुआ होता हूँ ना, मैं नॉन स्टॉप काम कर रहा होता हूँ, इसी वजह से मैं इंस्टा पे भी एक्टिव नहीं हो पाता। फिर एक सवाल आया कि व्हाई डोंट यू कोलैबोरेट विद अदर यूट्यूबर्स। तो यार उसका भी यही जवाब है कि मैं इतना बिजी होता हूँ कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि मैं किसी के साथ कोलैबोरेट कर पाऊँ, किसी के साथ टॉक्स में जा पाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बाकियों के साथ कोलैबोरेट करूंगा। इट विल बी एन ऑनर फॉर मी। अगला सवाल भी कुछ मिलता जुलता ही है, वो ये है कि शहरम भाई क्या आप वीडियो तभी अपलोड करते हो जब आपके पास कोई स्पॉन्सर आता है? तो यार इसका जवाब ये है कि देखो, पहली बात स्पॉन्सर तो जरूरी है ही, क्योंकि जितना स्लो मेरा काम है और जितनी कम वीडियोस में महीने में निकाल पाता हूँ, इस हिसाब से यूट्यूब का रेवेन्यू तो कुछ भी नहीं है। इससे बेहतर है बंदा वापस जॉब कर ले। तो अब स्पॉन्सर तो जरूरी होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर आता है तो फिर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ या बनाना शुरू करता हूँ। मैं इतना स्लो काम कर रहा होता हूँ कि पहले से स्पॉन्सर जमा हो जाते हैं। तो होता यही है कि जब मेरी वीडियो कंप्लीट होती है तो उनमें से किसी एक स्पॉन्सर के साथ मैं डील क्लोज कर देता हूँ और वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि स्पॉन्सर आता है तो फिर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। फिर अगला सवाल ये कि डू यू लाइक बीइंग इन द स्पॉटलाइट, यानी दूसरे अल्फाजों में क्या आपको फेम पसंद है? तो यार प्रोफेशनली हाँ, मुझे फेम पसंद है, यानी मेरा काम अगर फेमस हो रहा है तो मुझे बहुत खुशी होगी। और पर्सनली यानी प्राइवेसी वाइज अवॉइडेबल। अगला सवाल, इतनी क्वालिटी कहाँ से आती है? जनून से। फिर एक सवाल ये है कि आप कौन सा म्यूजिक सुनते हो और हिप हॉप में यंगस्टर्स के अलावा और किसके गाने सुनते हो? तो यार मैं हर किस्म का म्यूजिक सुनता हूँ। मैं कवाली भी सुनता हूँ, मैं पिंक फ्लॉयड भी सुनता हूँ और मैं ओल्ड स्कूल डार्क रैप भी सुनता हूँ। इसके अलावा हिप हॉप में अगर इंटरनेशनल हिप हॉप की बात की जाए तो मैंने बचपन में नाज, मॉब डीप, वू टैंग क्लैन, रन डीएमसी, एनडब्ल्यूए, टूपाक वगैरह काफी सुने। और उससे ज्यादा मैंने सुना है एमिनेम का वो जो D12 वाला एरा था ना। फिर जी यूनिट में 50 सेंट, लॉर्ड बैंक्स वगैरह के बहुत गाने सुने। मॉडर्न रैप मैंने कम सुना है, ओल्ड स्कूल जरा ज्यादा सुना है। और पाकिस्तान में अपार्ट फ्रॉम यंगस्टर्स मैं JJ47 को तब से सुन रहा हूँ जब JJ47 सिर्फ JJ था। इसके अलावा आई लव हाशिम नवाज, रैप डीमन, मलीर बॉयज जितने भी हैं, एजी, उमर, शारे, सैविज, बोल जानी बहुत फिट है। ओवरऑल पाकिस्तान में हिप हॉप में काफी अच्छा काम हो रहा है। फिर अगला सवाल जो है वो ये कि एनिमेशन का शौक कैसे हुआ और कब हुआ? अब इसका जवाब जरा लंबा है, तसल्ली से सुनो। यार एनिमेशन का शौक स्टार्ट आई गेस 2002 में हुआ था। बचपन में आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू वॉच डिज्नी कार्टून्स ऑन VCR कैसेट्स, लायन किंग, टेलस्पिन वगैरह बहुत देखे हैं। और मैं करता ये था कि वीडियो को पॉज करके जो फ्रेम्स होते थे ना उसको देखकर बनाता था। और ड्राइंग का तो मुझे बचपन से ही शौक है, एवर सिंस आई कैन रिमेम्बर। 2005 में आई स्टार्टेड मेकिंग फ्लिप बुक एनिमेशंस और 2006 में आई मेड माय फर्स्ट कंप्यूटर एनिमेशन यूजिंग MS पेंट। बेसिकली था ये कि मुझे एनिमेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया था कि बहुत सारी पिक्चर्स प्लेड ऑल टुगेदर एक फिल्म की इल्यूजन क्रिएट करती हैं। अब होती है वो सारी पिक्चर्स ही हैं। तो MS पेंट पे मैं बहुत सारी पिक्चर्स बनाता था और फिर उसे विंडोज मूवी मेकर में पर फ्रेम ड्यूरेशन छोटा करके एक साथ प्ले करता था, तो वो एक एनिमेशन की फील देती थी। तो बहरहाल वहां से मेरा एनिमेशन का शौक भी बढ़ना शुरू हुआ। फिर मैं स्टॉप मोशन एनिमेशंस बहुत बनाता था। मेरे पास एक्शन फिगर्स और जितनी हॉट व्हील्स और गाड़ियां वगैरह होती थी, मॉडल्स होते थे, तो पूरा वो कार्डबोर्ड से एक सिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट करके पूरी स्टॉप मोशन एनिमेशंस बनाता था मैं। फिर मुझे याद है 2010 में मैंने पहली बार अपनी ईदी के पैसों से ग्राफिक्स टैबलेट खरीदी थी। आई लिटरली फेल इन लव विद द प्रोसेस ऑफ एनिमेशन। फिर मेरी हॉबी यही होती थी, एग्जाम्स खत्म हुए या फ्री टाइम हुआ तो फिर मैं एनिमेशंस ही बनाता था। फिर 2011 में मैंने अपना पहला चैनल बनाया था और उस पे अपनी रैंडम एनिमेशंस अपलोड किया करता था। कोई व्यूज वगैरह का एम नहीं था, बस ऐसे ही जो बनाया अपलोड कर दिया। लेटर ऑन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का टाइम आया। मुझे पता था कि मैं आर्ट में अच्छा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये मिसकंसेप्शन थी कि आर्ट का कोई स्कोप नहीं होता और अगर सेफ करियर पाथ चूज करना है तो या तो इंजीनियरिंग है या फिर मेडिकल है। आई थॉट आई वाज गुड इन मैथ्स एंड फिजिक्स, तो मैंने इंजीनियरिंग ले ली। यूनिवर्सिटी में आया तो वहां पर प्रेशर ही ऐसा होता है कि बिल्कुल आपको अपना होश नहीं होता। असाइनमेंट्स, क्विज़ेस और ड्रॉप आउट होने का डर, ये 10 चीजें होती हैं जिससे आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल जीरो हो जाती है और आप डर डर के जीना शुरू कर देते हो। साथ में हम सभी की कलेक्टिव बैड लक ये हुई कि उन दिनों में यूट्यूब बैन हो गया। अब जब यूट्यूब बैन हुआ तो जितना क्रिएटिव लर्निंग का प्रोसेस था वो रुक गया, क्योंकि जितना भी हम लोग फोटोशॉप या फिर एनिमेशन कोई भी स्किल सीखना होता था हम लोग यूट्यूब से ही सीखते थे। मैं खुद यूट्यूब से सीखता था। तो जब यूट्यूब बैन हुआ तो सारा वो क्रिएटिव लर्निंग का प्रोसेस ही रुक गया। अब यूनिवर्सिटी के स्ट्रेसफुल हालात में वैसे तो किसी क्रिएटिविटी का टाइम नहीं मिलता था और बाकी सारे मोस्टली जितने भी साथ के होते थे वो थे फुल रोबोट्स। अब कुछ जो मेरे यूनिवर्सिटी में फनकार दोस्त थे उनमें से एक मेरा दोस्त था रजा समो। हम दोनों बाकियों की बनिस्बत जरा क्रिएटिव थे, तो जितनी हम लोग की क्रिएटिव हरकतें होती थी वो हम साथ करते थे, लेकिन ओवरऑल पढ़ाई का ही माहौल था। और वो भी फिर बाद में जाकर जब पढ़ाई के हालात बहुत ज्यादा सख्त हुए तो वी ऑल्सो हैड टू पार्ट आवर वेज। फास्ट फॉरवर्ड ग्रेजुएट हुए, समो अपने रास्ते निकल गया, मैं अपने रास्ते निकल गया, रजा ने अपना चैनल बना लिया और मैं जॉब के रास्ते लग गया। अब जॉब में आई वाज़न्ट डूइंग बैड, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि जॉब में मेरे पास कोई पैशन नहीं था। अब मैं
जो कर रहा था वो फियर की बेस पे कर रहा था, और डर यही था कि ये करूंगा तो यही सेफ है, बाकी और कुछ भी करूंगा तो सारा डिजास्टर है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। शुरू में तो इस झूठ के एडवर्स इफेक्ट्स नहीं थे मेरी लाइफ पे, लेकिन इवेंचुअली आई फाउंड माई सेल्फ इन अ वेरी डार्क प्लेस, जहां मुझे लाइफ एक मीनिंगलेस और पर्पसलेस एक्सपीरियंस लगने लग गया था। आई वाज टू अफ्रेड टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि मैं आर्ट में अच्छा हूं और मुझे इसी में करियर पर मेहनत करनी चाहिए। 4 साल की डिग्री ऐसे कैसे जाया कर दूं? जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, कामयाब ना हुआ तो क्या करूंगा, और जब नाकाम हो गया तो फिर लोग क्या कहेंगे? यानी इन शॉर्ट 10 सवाल थे और 10 डर के बहाने थे मेरे दिमाग में। कभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करता, कभी फोर्सेज में ट्राई मारता, यहाँ तक के CSS तक की तैयारी शुरू कर दी। क्यों? कि भाई मेरा डोमिसाइल तो क्वेटा का है, CSS में तो पक्का हो जाएगा। यानी हर वो चीज करनी है जिससे दूर दूर तक मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और जिसमें मुझे मजा भी नहीं आता और मेरा नेचुरल टैलेंट भी नहीं है। एक चीज नहीं करनी तो वो जिसमें मैं नेचुरली अच्छा हूँ, यानी आर्ट। इवेंचुअली मुझे ये समझ आने लगा कि मेरी सारी परसूट्स आउटकम बेस्ड हैं और कहीं पे भी मैं अपने करियर डिसीजंस में प्रोसेस को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। इंजीनियरिंग करो क्योंकि सेफ करियर है, जॉब अच्छी मिलेगी, पैसे आएंगे। CSS करो क्योंकि पक्की नौकरी है, पावर आएगी, स्टेटस मिलेगा। ये सब आउटकम्स हैं। ठोकरें खाने के बाद मुझे समझ आया कि आउटकम्स के पीछे भागोगे तो प्रोसेस एंजॉय नहीं करोगे, और जब प्रोसेस ही एंजॉय नहीं करोगे तो मुश्किल वक्त में गिव अप कर जाओगे और फिर डेफिनेटली आउटकम भी नहीं मिलेगा। मेरी बस इसीलिए बस हो गई थी क्योंकि मैं जो कर रहा था उसमें प्रोसेस एंजॉय करना तो दूर की बात, मुझे इंजीनियरिंग से ही नफरत हो गई थी। इन दिनों कॉन्शियसली ना सही लेकिन सब कॉन्शियसली मेरे दिमाग में ये बात आ गई थी कि मुझे आर्ट की साइड परस्यू करना चाहिए थी, ना कि वो सारी फील्ड जिनमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब कीप इन माइंड कि ये मेरे काफी डार्क डेज थे, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा लेकिन अच्छा खासा डिप्रेस था। और उन्हीं दिनों में आहिस्ता आहिस्ता 3 लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। एक मेरा दोस्त रजा समो, जिसका माशाल्लाह से उस वक्त चैनल सक्सेसफुल हो चुका था जब मैं जॉब कर रहा था। एक इरफान भाई यानी इरफान जुनेजो, और एक मूरू भाई। एक तो इनके कंटेंट ने मुझे इंस्पायर बहुत किया, दूसरा मैंने इन्हें स्टडी किया और इनसे मुझे बहुत सीखने को मिला है एज अ क्रिएटर। ग्रेजुएशन के बाद दोस्त तो सारे बिजी हो गए थे, लेकिन एक दोस्त जिससे मैं कांटेक्ट में रहा था वो है मेरा दोस्त समो, और समो ने मुझे उन दिनों में मॉरली बड़ा हेल्प किया क्योंकि उसे पता था कि आई वाज गुड एट आर्ट एंड टेलिंग स्टोरीज। उसने मुझे आहिस्ता आहिस्ता किताबों पे लगाना शुरू कर दिया, पॉडकास्ट रेफर करना शुरू कर दी। फिर उससे जो मेरी डिस्कशन होती थी आहिस्ता आहिस्ता सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में ये बातें आना शुरू हो गई कि अगर आप किसी आइडिया पे काम करो तो उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, और ये कि आप अपने दिमाग में कोई भी आइडिया इंसेप्ट करो तो वो फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने अपने दिमाग में फियर बेस्ड आइडिया को इंसेप्ट किया है या फिर फेथ बेस्ड। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग से डर को निकालना शुरू कर दिया और वो एम्स जो मैं ट्रूली अचीव करना चाहता था आहिस्ता आहिस्ता उन्हें अपने दिमाग में इंसेप्ट करना शुरू कर दिया। और ऐसा नहीं कि एक दिन मैं रात में सोया और सुबह उठा तो खट करके दिल से डर खत्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता एक वो प्रोसेस था। इवेंचुअली आई डिसाइडेड कि बस भाई बहुत हुआ डर से चलना, बेबी स्टेप्स लेना शुरू किए, स्ट्रगल शुरू की, और फिर उसके बाद शुरू हुआ मेरा टफ तरीन दौर। वीडियोस बनाना शुरू की, व्यूज नहीं आते थे, मार्केटिंग पढ़ी, लेक्चर्स देखे, अपनी गलतियों को ऑब्जर्व किया, बार बार फेल हुआ, बाकी यूट्यूबर्स से भी सीखा, रोया, मोटिवेट हुआ, मेहनत की, डिफरेंट टेक्निक्स यूज की, हत्ता कि 1.5 साल लगाया और 1.5 साल बाद अपने पहले चैनल को फेल होते देखा तो फिर दूसरे चैनल का सोचा। 3 महीने हैवी रिसर्च की, मार्केट को समझा, अपने आप को रीब्रांड किया और फिर फाइनली ये चैनल बनाया। और फिर पहले 6 महीने इस चैनल पे भी व्यूज नहीं आए, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग इन पहले 2 सालों में एक बार भी अपने आप को पर्पसलेस महसूस नहीं किया। एक चस्का था, थकन से कमर दर्द कर रही होती थी, लेकिन फिर भी 18वां घंटा जाग कर एक्स्ट्रा काम करता था कि यार 1 घंटा और लगा लेता हूँ। ये चस्का बिल्कुल ऐसा है जैसे आप गेमिंग कर रहे हो और आपको वक्त का पता ही ना लगे। अल्टीमेटली मेहनत रंग लाई और पहली दफा मेरी पिंडी लोकल वाली वीडियो वायरल गई एंड अल्हम्दुलिल्लाह द रेस्ट इज हिस्ट्री। भाई अब अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप इतना हार्डवर्क कैसे कर लेते हो, तो भाई अब तो मैं खुशी से करता हूँ, अब मुझे इसके पैसे मिल रहे हैं। मुश्किल तो तब था जब ये चैनल 1,10,000 सब्सक्राइबर्स पे भी पहुंच गया था। इस चैनल पर मुझे 1 साल हो गया था लेकिन इसकी मोनेटाइजेशन ही ऑन नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि मेरी इस पे शक्ल नजर नहीं आती। यानी इस करियर में मैंने शुरू के 2 साल तो बगैर पैसों के काम किया और मैं सर्वाइव इसलिए कर पाया क्योंकि पैसे तो आउटकम थे और आउटकम मेरी प्रायोरिटी थी ही नहीं। मेरी प्रायोरिटी तो प्रोसेस था। नो डाउट प्रेशर बहुत था, घर वाले भी थोड़े परेशान हो गए थे, लेकिन आई वाज टू बिजी इन लव विद द प्रोसेस कि आउटकम मेरे लिए इतना मैटर नहीं कर रहा था। मुझे पता है एक लॉन्ग टर्म चीज है, बाद में आई जाएगी। खैर कहां से कहां बात निकल गई। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। यानी ये एक दिन में कोई डिसीजन नहीं हुआ, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हिम्मत करते करते अब ऐसा पॉइंट है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात का डर नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और यही एक अगला सवाल भी आया है, डू यू हैव एनी एंजाइटी एज अ क्रिएटर, यानी एज अ यूट्यूबर क्या आपको एंजाइटी होती है, क्या आपको डर लगता है? तो इसका जवाब ये है कि पहले होती थी, अब जो है ना मैंने डरना छोड़ दिया। प्रैक्टिकली मुझे फेथ है अल्लाह की जात पे, तो डरना तो अब है ही नहीं। अगला सवाल ये है कि आप रजा समो को कैसे जानते हो? तो यार
यार यूनिवर्सिटी के पहले सेमेस्टर से ही रज़ा मेरा बेस्ट फ्रेंड था यूनिवर्सिटी में, और उसने बहुत जगह जगह मुझे सपोर्ट किया, खास तौर पे मोरली मुझे बहुत सपोर्ट किया। अगला सवाल ये है कि पुराना चैनल क्यों छोड़ा। तो यार फॉर दोज हु डोंट नो, मैं एक बार फिर बता दूं कि इस चैनल से पहले मेरा एक और चैनल था और उस चैनल पे मैंने गालिबन कोई 16 वीडियोस बनाई थी। दैट चैनल वाज इन इंग्लिश एंड आई मेड इट ताकि मुझे बाहर की ऑडियंस मिले, क्योंकि डेफिनेटली बाहर का रेवेन्यू ज्यादा होता है। लेकिन मसला ये था कि मेरी वीडियोस बाहर शो ही नहीं हो रही थी। जो भी थोड़े बहुत व्यूज आ रहे थे 100-200 वो पाकिस्तान ही के आ रहे थे, और अगर बाहर शो हो भी जाती तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना कामयाब होता, क्योंकि मैं बाहर की ऑडियंस से रिलेट ही नहीं कर सकता और ना ही वो ऑडियंस मुझसे रिलेट कर पाती। तो अनफॉर्चुनेटली या बल्कि फॉर्चुनेटली 16 वीडियोस के बाद आई डिसाइडेड टू डंप इट। आसान नहीं था उस चैनल को डंप करना, लेकिन अगर उस चैनल को ना छोड़ता तो इस चैनल को ना बनाता। यानी अगेन इट्स ऑलवेज अ लीप ऑफ फेथ दैट मैटर्स। फिर एक और बड़े मजे का सवाल ये है कि कभी सोचा था कि सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यार पहले तो बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन जिस दिन फाइनली डिसाइड कर लिया था कि अब तो डरना है ही नहीं और हसल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और ये भी मुझे क्लियर हो गया कि मैंने यूट्यूब पे एक एनिमेटेड शो रन करना है, तो उस दिन के बाद से एक दिन भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। थोड़ा बहुत डर लगता था जो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ कम हो गया, लेकिन एक दिन भी ये मेरे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि मैं इस चीज में सक्सेसफुल नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि दिमाग में जो भी आइडिया जाएगा वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा, और अगर कहीं दिमाग में ये डर बैठ गया कि मैं सक्सेसफुल नहीं होऊंगा तो फिर हाई पॉसिबिलिटी है कि मैं वाकई सक्सेसफुल ना हूं। तो मैंने ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल ही दिया था कि मैं इस चीज में सक्सेसफुल नहीं होऊंगा। मुझे ये पता था कि गलतियां होंगी, ठोकरें खाऊंगा, अपने आप को एनालाइज करूंगा, इम्प्रोवाइज करूंगा और इवेंचुअली इट विल वर्क आउट। और बाकी अगर सक्सेस की बात करें तो वही बात है कि आउटकम से ज्यादा सक्सेस तो प्रोसेस है। तो यानी सक्सेसफुल तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने पहला कदम उठा लिया। फिर अगला सवाल ये है कि इज दिस अ स्टेबल करियर। तो मेरे भाई नथिंग इज स्टेबल, सब दिमागी वसवसे हैं, और इसी डर के साए में कई लोग अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं और फिर इवेंचुअली बुढ़ापे में पछताते हैं कि काश उस वक्त हिम्मत कर ली होती। तो अगर कुछ स्टेबल ही नहीं है तो फिर इंस्टेबिलिटी के डर में रहने का क्या फायदा है। मैं कहता हूँ खुल के जियो। फिर एक साहब ने सवाल किया है कि अब पास्ट के बारे में सोच के कैसी फीलिंग आती है। यार यही कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन एंड अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ माय पास्ट। सीधी सी बात है। फिर एक दोस्त ने सवाल किया व्हाट मोटिवेट्स यू व्हेन यू आर डाउन एज डैम। तो यार ऑनेस्टली आप लोग का प्यार और सपोर्ट मोटिवेट्स मी अ लॉट। लिटरली आप लोग की सपोर्ट इज ऑल दैट मैटर्स टू मी। और फिर साथ में फ्यूचर प्लान्स को इमेजिन करके भी मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ और फिर उन पे काम करता हूँ। एक आखिरी सवाल और ले देता हूँ। सवाल है कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, विल यू मेक एन एनिमेटेड मूवी और अ सीरीज। तो यार जवाब ये है कि बिल्कुल इंशाल्लाह। इनफैक्ट आगे मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जीक्यूट करने हैं। इंशाल्लाह मैंने सीरीज पे भी काम करना है और मैंने एनिमेटेड फीचर फिल्म भी बनानी है। ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल। अगर अल्लाह ताला ने इजाजत दी और हिम्मत दी तो ये गोल्स भी अचीव कर लेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आज के लिए इजाजत दें, मिलता हूँ फिर एक रेगुलर वीडियो में। अल्लाह हाफिज।